आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2022। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जैसे कि आप सभी को इंतजार था। आप सभी बोल रहे थे कि पॉलिटिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ, तो मैं पॉलिटिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जो कि एग्जाम 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पेपर सेकंड के आज मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि हमारा पेपर सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आंसर मैं आपको इसके बुक में से बताऊंगा, सीरीज में से आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीरीज के आंसर बहुत शॉर्ट्स होते हैं और उनके नंबर कम मिलते हैं। तो हमारा पेपर सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ ही में आंसर भी देखने वाले हैं, जितने के आंसर आज इस फर्स्ट पार्ट में हम देख पाएंगे, बाकी के आंसर हम सेकंड पार्ट में देख लेंगे। तो बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो उठा लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और मोस्ट क्वेश्चनों को लगा लीजिए और आंसर को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको थ्योरेटिकल तरीके से आंसर बताने वाला हूं। पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पेपर सेकंड के हैं और 2022 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला बन सकता है वो बनेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्यों का वर्णन कीजिए और सुरक्षा परिषद के साथ उसके संबंधों का निरूपण कीजिए। यानी कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्य वर्णन और फिर उसके बाद सुरक्षा परिषद के साथ उसके संबंधों का निरूपण कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला 2022 के लिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन और भी हैं, जैसे कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार। तो हमारे 2022 के पेपर के लिए जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, सुरक्षा परिषद के सुधारों पर अपने सुझाव लिखिए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में से 3 इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम छाटना चाहें तो 3 इंपोर्टेंट टॉपिक छाट सकते हैं। सबसे पहला था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, महासभा और सुरक्षा परिषद। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेरी बात मानो तो इन तीनों को अच्छे से रट जाओ, इन तीनों से क्वेश्चन बनेगा। चाहे तो हम डायरेक्ट आंसर भी देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के कार्य में वर्णन, लेकिन मैं सबसे पहले हमको समझना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब हम विवरण के साथ पढ़ेंगे। और आपको भी इसी तरह पेपर में आंसर देके आना है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ बताना है, उसके बाद में टॉपिक डालने की संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्य में वर्णन, फिर टॉपिक ये डालकर फिर आप इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में फिर इसमें एक और पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद के साथ उसके संबंधों का निरूपण कीजिए, तो फिर दूसरा टॉपिक डालिए आप सुरक्षा संबंध के साथ उसके संबंधों का निरूपण, और फिर इसके डिटेल से इसके बारे में लिखते जाए। इस तरह से आंसर में आपको करके आना है एग्जाम में। फिर से समझा दूं, जब हमारे क्वेश्चन जो आते हैं ना हमारे निबंधात्मक, उसमें काफ़ी एक ही क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट्स दिए होते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र को समझाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्यों का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ को समझाते हुए सुरक्षा परिषद के साथ उसके संबंधों का निरूपण कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शुरुआत में हमें सबसे पहले टॉपिक डालना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ डालकर फिर थोड़ा बहुत संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डालें कि ये क्या है, ये कैसा संगठन है, इसमें क्या क्या होता है, ये सब चीज़ डिटेल डालने के बाद हम फिर सेकंड टॉपिक डालते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के साथ उसके संबंधों का निरूपण। इस तरह से क्वेश्चनों में से हमें टॉपिक्स निकालने होते हैं, फिर उसके आंसर लिखने होते हैं, टॉपिक बनाकर इसी तरह एग्जाम हॉल में करके आना है, ताकि उत्तर हमारा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या क्या इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के बारे में बताना चाहूँ तो शॉर्ट में सिर्फ इतना से कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब सारे राष्ट्रों को मिलाकर एक संघ बनाया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, यूएनओ कहते हैं। इसके अंदर यह नियम रखे गए थे कि अगर कोई भी देश किसी देश के ऊपर आक्रमण करता है, सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे या फिर उसके विरुद्ध हो जाएंगे जो आक्रमण करेगा। यानी कुल मिला के ये शांति के लिए, विश्व शांति के लिए ये संगठन बनाया गया था। चलिए अब डिटेल से इसको पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय महायुद्ध अपने भीषणात्मक रूप के सारे विश्व को आतंकित कर रहा था। जर्मनी, इटली और जापान के धुरी राष्ट्रों यानी कि क्रोधित या फिर आप भीषण भी बोल सकते हैं कि सम्मिलित शक्ति का सामना करने में ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों की सारी शक्ति लगी हुई थी। यह युद्ध केवल कुछ राष्ट्रों की प्रतिष्ठा के लिए ही नहीं लड़ा जा रहा था। धुरी राष्ट्रों की बढ़ी हुई सेना या फिर सैनिक शक्ति वास्तव में प्रजातंत्र और मानव अधिकारों के लिए संकट का संकेत कर रही थी। इस युद्ध में यदि धुरी राष्ट्रों की विजय होती तो निश्चय ही समस्त विश्व का उसका व्यापक प्रभाव पड़ता और संभव है स्वाधीनता और प्रजातंत्र के ऊंचे आदर्श को भारी आघात पहुंचता या फिर नुकसान पहुंचता। मैं आप सभी को संयुक्त राष्ट्र संघ डिटेल्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर भी बन सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ को समझाएं, इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी, किस तरह से इसका उत्तर लिख के आना है, इसलिए मैं आपको इसका डिटेल से बता रहा हूँ। तो आगे आता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ रूस, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। यहाँ पे हुआ सैन फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा, अमेरिका का, जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी राष्ट्र यानी कि जो क्रोधित हो जाए, फिर जो किसी के ऊपर आक्रमण कर दे या फिर भीषण, इस तरह से धुरी का अर्थ यहाँ पे लिया गया, धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। यानी जब कोई एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण कर दे तो उसका सामना करने के लिए बनाया गया था। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। 1 जून 1945 को आगे चलकर फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र
को अंतिम रूप दिया गया और संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना उसके स्थायी मुख्यालय लेक सेक्सेस अमेरिका में हुई। अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड का प्रतिनिधित्व अधिवेशन में नहीं हुआ था, उसके बाद में इस पर हस्ताक्षर किए और 51 सदस्य राज्यों में से एक मूल सदस्य बन गया। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया गया था, तभी से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। जबकि अधिकार पत्र की पुष्टि चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंग्लैंड तथा अमेरिका का बहुसंख्यक अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा की गई थी और इसीलिए 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1946 से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यकाल न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्यों की वर्तमान में संख्या 191 है। ये मोस्ट लगा लीजिएगा, कितने सदस्य हैं वर्तमान में। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, उस समय राष्ट्रपति कौन था, किस शहर में हुई थी, कब हुई थी। 1 जनवरी 1942 को हुई थी, सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई थी, उस समय राष्ट्रपति फ्रैंकलिन था। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में इसका इस समय कार्यालय है और 191 इसमें सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या को देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि प्रयोजकों की कल्पना के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सहज रूप से सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया। आज संयुक्त राष्ट्र उसके 17 विशेष अभिकरण एवं 14 मुख्य कार्यालय और निधियां विश्व के किसी भी कोने के प्राय सभी मानवों से संबंध है। वह विश्व का अंतःकरण और आशा का केंद्र बना हुआ है। ये 5 मिनट का एक टॉपिक और है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना फिर उद्भव कैसे हुआ। उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, जो कि मात्र 4-5 उद्देश्य हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत को भी हम देखेंगे। 4-5-7 टॉपिक इसके हैं और फिर हम डायरेक्ट पहुंचेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और महासभा के डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा इन्हें भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना और उद्भव, यानी क्यों इसकी स्थापना हुई, क्या बातें थी। यह एक विचित्र बात है कि मानव समाज के आचरण में युद्ध एवं शांति, विध्वंस तथा निर्णय के बीच साथ साथ निहित हैं। नेपोलियन युद्धों के बाद होली अलायंस, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसके परिणाम है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में वैसे ही भूमिका एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की थी। रूजवेल्ट ने ही इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता तथा उसके दर्शन की धुंधली रूपरेखा प्रस्तुत की थी। अर्थात यानी कि यूएनओ की स्थापना के बारे में सर्वप्रथम फ्रैंकलिन ने ही सोचा था या फिर उसके बारे में थोड़ा अनुमान लगाया था। आगे आता है, रूजवेल्ट ने इस बात पर बल दिया कि भावी विश्व संगठन का आधार महाशक्तियों का पूर्ण मैत्रीय होना चाहिए, यानी कि मित्रता पूर्वक होना चाहिए। उसने सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा अन्य मित्र शक्तियों को इस बात पर सहमत किया कि विश्व संस्था के निर्माण की तैयारी युद्ध काल में ही शुरू कर दी जाए या फिर कर देनी जानी चाहिए। उसने कहा कि इससे मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने के लिए नैतिक समर्थन तथा संबल प्राप्त होगा। आगे आता है, 30 अक्टूबर 1943 को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा सोवियत संघ की सरकारों ने अपने अपने विदेश मंत्रियों के माध्यम से एक संयुक्त घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया कि जितने जल्दी संभव हो सके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता है या फिर आवश्यकता वे महसूस करते हैं। यह संगठन सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता पर आधारित होगा, यानी कि सभी देश इसमें शांतिपूर्वक जुड़ेंगे, जो शांतिप्रिय हैं वो जुड़ सकते हैं। ऐसे सभी छोटे बड़े राज्य इसके सदस्य बन सकते हैं। इसका उद्देश्य होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना। ये वाला पैराग्राफ को आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसको दोबारा या तो पढ़ लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये जरूरी है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या था। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के संबंध में आगे विचार करने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। राष्ट्रपति रूजवेल्ट एक मार्शल स्टालिन प्रथम बार आपस में मिले। सब राष्ट्रों के सहयोग से विश्व में शांति स्थापना करने की इस भावना को दोहराया गया। उनका विश्वास था कि संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं स्वतंत्र जीवन यापन कर सकेगा। लेकिन आज के टाइम में यूएनओ कोई काम नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टाइम जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ उस समय यूएनओ चुप रहा, उसने बीच में कुछ नहीं बोला। ये नाम मात्र की संस्था रह चुकी है आज के टाइम में। आगे आता है, संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन ओक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इस तरह के अगर आप आंकड़े याद नहीं रख सकते तो भी कोई बात नहीं, पर जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट समझने वाली बात होती है उन्हें याद रखनी चाहिए। जैसे कि इसमें क्या क्या बातें की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी और इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। छोटे बड़े राज्यों को सभी को इसमें सम्मिलित करने का बोला गया तथा शांतिप्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता, यानी शांतिप्रिय राष्ट्र जो भी शांतिप्रिय रहना चाहते हैं वो सब इसमें जुड़ सकते हैं। इस तरह की बातों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, थ्योरेटिकल तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो में आगे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह बड़े क्वेश्चनों को हमें याद करना चाहिए, कौन सी गलतियां करते हैं हम पेपर के समय, जो हम रट के जाते हैं उनमें क्या गलतियां करते हैं, तो
वो सब हम वीडियो के आखिरी में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस सम्मेलन में यह स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्षेत्र केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उसका कार्य आर्थिक सामाजिक प्रश्नों पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। प्रस्तावित विश्व संगठन के संदर्भ में सोवियत संघ का दृष्टिकोण यह था कि संयुक्त राष्ट्र में बड़ी शक्तियों की प्रभावशाली एवं निर्णयात्मक भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाए। सोवियत संघ का विचार था कि वाद विवाद करने वाली सभाओं में छोटे राष्ट्रों को भी समान अधिकार दिए जाएं, फिर समान अधिकार दिए जाएं। उसने इस बात पर जोर दिया कि शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बड़ी शक्तियों का एक मत होना अत्यंत आवश्यक है। डम्बार्टन ओक्स प्रस्तावों में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई जिसमें पुराने राष्ट्र संघ के बहुत से तत्व पाए जाते थे, पर साथ ही उसमें कुछ ऐसे विचारों का समावेश भी था जिससे राष्ट्र संघ की त्रुटियों से सबक लिया जा सके। यहाँ पर राष्ट्र संघ की अपेक्षा आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग को अधिक बढ़ावा दिया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निर्णय लिया गया। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं जो कि हम आगे देखेंगे। डम्बार्टन ओक्स प्रस्तावों में महासभा एवं सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर तो सहमति हो गई, परंतु सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली के संबंध में सोवियत संघ एवं पश्चिमी शक्तियों के मध्य मतभेद बने ही रहे। आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाएगा। आप इस पैराग्राफ का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा बाद में परीक्षा टाइम अगर आपको दोबारा रिवीजन करना हो तो, नहीं अन्यथा वीडियो वापस देख सकते हैं। छोटा सा पैराग्राफ और बचा है, इसे पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सोवियत संघ के प्रदेश क्रिमिया के याल्ट नगर में लिए गए। 4 फरवरी 1944 को स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन याल्ट में प्रारंभ हुआ। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय याल्ट सम्मेलन में ही संभव हो सका। अमेरिका ने 5 मार्च 1945 को सोवियत संघ, ब्रिटेन, चीन गणतंत्र की ओर से याल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 51 अन्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया। अमेरिका के फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र स्वीकार किया गया जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है। चार्टर के अनुच्छेद 110 में यह कहा गया था कि सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, चीन गणराज्य तथा शेष राज्यों के अधिकांश राज्यों की सरकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत चार्टर लागू माना जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 तक यह शर्त संपन्न हो गई एवं इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रादुर्भाव हुआ या फिर आरंभ हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, ये कुछ 1-2 टॉपिक हैं, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, इनका तो रट्टे लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना, यानी कि सामूहिक व्यवस्था द्वारा, यानी सभी संगठनों के जो सदस्य हैं उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम रखना, यानी सभी देशों को युद्ध के प्रति प्रारूप ना करना, उन्हें युद्ध के लिए रोकना, इस तरह से संगठन का काम था। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, यानी किसी देश 1-2 देशों में अगर विवाद हो जाता है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से उस बात का समाधान करना, ये संस्था का उद्देश्य था। राष्ट्र के आत्मनिर्माण और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मनोविज्ञान क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन एवं पुष्टि करना। संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़ी हुई 2 और लक्ष्य की निर्धारित किए हैं, वो थी निरशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, यानी कि शस्त्र विहीन करना राष्ट्र को। कहता ना उस समय अमेरिका ने बोला परमाणु बम कोई नहीं बनाएगा, जिन्होंने बना लिए वो तो रख लिए, और जो थे वो बाकी के बना नहीं सकते थे। यूक्रेन में सब हो पा रहा है। अगर यूक्रेन के पास भी परमाणु बम होता तो कौन लड़ता उससे? कोई नहीं लड़ता। चलिए हम तो हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा एक और ये जो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत है, इसके भी 7 टॉपिक्स हैं, इन्हें भी आप पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धारा 2 में इसके निम्नलिखित मौलिक सिद्धांत बताए गए हैं। इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ आखिरकार बना क्यों था। ये उसके उद्देश्य और सिद्धांतों से आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। सब सदस्यों से यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण संसाधनों से करेंगे। सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन यानी छीनना करने की या आक्रमण करने की न तो कोई धमकी देंगे और न ही ऐसा कार्य करेंगे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो रहा है और यूएनओ चुप बैठा है। कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांतों का पालन करवाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बस इस लाइन का फ़ायदा उठा रहे हैं रूस।
नेक्स्ट टॉपिक आता है संयुक्त राष्ट्र का बजट। वैसे तो इसका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, ये भी कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। मोस्ट जो है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, और अंग में से भी जो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है महासभा और सुरक्षा परिषद। ये 2 मोस्ट हैं, महासभा और सुरक्षा परिषद। इन्हें तो हमें डिटेल से पढ़ना है। तो पहले इसके अंग देख लेते हैं आप। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, न्याय परिषद है, सचिवालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट टाइप में बन सकता है अगर आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पेपर में आए तो। अब पहले पढ़ते हैं महासभा, संगठन एवं भूमिका। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है महासभा। तो अब ध्यानपूर्वक महासभा को सुनिएगा और इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसे तो आपको याद करना है जरूर से जरूर। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से सर्वाधिक वृहद एवं महत्वपूर्ण अंग, यानी सबसे बड़ा भी है और महत्वपूर्ण भी है। डेविड कुशमैन के अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्र या प्रमुख अंग है। आइकेल बर्गर के अनुसार यह विश्व का उन्मुक्त अंतकरण है। एक अन्य विद्वान ने इसे मानव समाज की चेतना का केंद्र कहा है। शूमा ने इसे संसार की नगर सभा तथा सेनेटर वांडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी है, फिर संसद भी कहा है। इसके गठन, अधिकार एवं दायित्वों के अवलोकन से जान पड़ता है कि इस विश्व संस्था के संस्थापकों का उद्देश्य महासभा को एक महान अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और राजनीतिक मंच बनाना था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वही सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य होंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है। इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार होता है और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का इसको अधिकार है। इस संस्था का रूप मानव पार्लियामेंट का है, यद्यपि आज भी कुछ राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं। चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद को कुछ स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त अंगों पर महासभा का पर्याप्त अधिकार है। यानी कि महासभा का संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों पर इसका भी प्रमुख अधिकार है, महासभा का भी, याद रखिएगा। अब देखिए प्रतिनिधित्व। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु वोट देने के समय एक देश का, चाहे वह कितना ही बड़ा राष्ट्र हो अथवा छोटा राष्ट्र हो, एक ही वोट समझा जाएगा। आगे आता है संयुक्त राष्ट्र की यह प्रमुख अंग इस युग में विश्व लोकमत का प्रतीक बन गया है। आजकल इसके 191 सदस्य राज्य हैं, यानी आज के टाइम में इसकी सदस्य संख्या को ही देखकर इसकी सर्वदेशिक विशेषता का अनुभव किया जा सकता है। अब आती है मतदान प्रक्रिया। चार्टर के अनुच्छेद 18 में महासभा की मतदान प्रक्रिया का उपबंध किया गया है और राष्ट्र संघ की सभा की भांति राज्यों की समानता का यह सिद्धांत उपयुक्त अनुच्छेद में बनाए रखा गया है कि महासभा के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होंगे और अन्य प्रश्नों पर निर्णय, जिनमें 2/3 बहुमत द्वारा निर्णय किए जाने वाले प्रश्नों के अतिरिक्त प्रवर्गों का निर्धारण भी सम्मिलित है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रसंविदा का सर्वसम्मति का निर्णय त्याग दिया गया है, सर्वसम्मति का नियम त्याग दिया गया है। और आगे बात इसमें आते हैं चार्टर महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके विषय में निर्णय उस समय उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाएगा। अन्य प्रश्न जिनके विषय में निर्णय उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा में भेद करता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में अनेक प्रश्न गिने जाएंगे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के विषय में सिफारिशें, सेकंड सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, थर्ड आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, चौथा आता है चार्टर के अनुच्छेद 86 के खंड फर्स्ट ग के अनुसार न्याय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, पांचवा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीन सदस्यों का प्रवेश, छठा आता है सदस्यता के अधिकारों एवं विशेष अधिकारों का निलंबन, सातवां आता है सदस्यों का निष्कासन यानी निकालना, न्याय पद्धति के परिचालन संबंधी प्रश्न और नवा आता है बजट संबंधी प्रश्न। यद्यपि नवीन महत्वपूर्ण प्रश्न उपयुक्त सूची में बहुमत से निर्णय लेकर बढ़ाए जा सकते हैं, यानी इसमें और भी नियम लाए जा सकते हैं मतदान के द्वारा। विगत वर्षों में महासभा ने उपयुक्त प्रश्नों की अतिरिक्त किसी अन्य प्रश्न विशेष को महत्वपूर्ण प्रश्नों के वर्ग में नहीं रखा और अनेक विशिष्ट मामलों में अस्थायी आधार पर ही निर्णय लेने का निश्चय किया। महासभा का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और प्राय दिसंबर मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र के आरंभ में महासभा नए अध्यक्ष 21
उपाध्यक्ष और अपनी 6 मुख्य समिति के सभापति चेयरमैन निर्वाचन करती है। समान भौगोलिक प्रतिनिधि प्रदान करने की दृष्टि से महासभा की अध्यक्षता प्रतिवर्ष राज्यों के 5 समूह अफ्रीका, एशिया एवं पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप तथा अन्य राज्यों की बारी बारी से दी जाती है। विशेष अधिवेशन बुलाने का भी उपबंध है। ऐसे विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुरोध किए जाने पर महासचिव द्वारा बुलाए जाएंगे। महासभा अपनी प्रक्रिया के नियमों को स्वतः अंगीकार करती है। प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति निर्वाचन करती है, जो महासभा की कार्यवाही का संचालन करता है। अब बात करते हैं महासभा के अधिकार और कर्तव्य। तो अब देखते हैं कि महासभा के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है। ये थोड़ा मोस्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मतदान प्रक्रिया तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी जो अभी हमने पढ़ी थी, लेकिन अधिकार और कर्तव्य भी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर महासभा वाद विवाद कर सकती है, किंतु जब तक परिषद महासभा के निर्णय की मांग न करे तब तक महासभा निर्णय नहीं कर सकती। सुरक्षा परिषद तथा अन्य अंग अपने वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट महासभा के पास भेजती है और सभा में निर्धारित तिथि को इन पर विचार होता है, यानी निर्धारित तिथि पर इन पर विचार होता है। किंतु महासभा सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर आलोचनात्मक या फिर आलोचना करने के अतिरिक्त हेर फेर नहीं कर सकती। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों एवं न्याय परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचन करने का अधिकार समान रूप से महासभा एवं सुरक्षा परिषद को है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति प्रदान करने पर ही महासभा नए सदस्यों को पद ग्रहण करने की अनुमति देती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की नियुक्ति भी महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का आय व्यय यानी बजट महासभा ही स्वीकृत करती है, फिर प्रस्ताव करती है। अतः महासभा का अन्य अंगों पर स्वतः आर्थिक नियंत्रण हो जाता है। इससे एक बात समझ आती है, जब महासभा ही बजट बनाती है तो ऑटोमेटिक ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य अंग हैं उन पर महासभा का ऑटोमेटिक ही नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि बजट ही प्रस्ताव करती है। चार्टर की उपधारा 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का अर्थ है महासभा की सदस्यता। उद्दंड राष्ट्रों यानी जो युद्ध के प्रति ज़्यादा युद्ध करते हैं ना, उद्दंड यानी जो बच्चे होते हैं, उद्दंड राष्ट्रों को निकालने का अधिकार महासभा को प्राप्त है। यह है किसी राष्ट्रों की सुरक्षा के अनुरोध पर कुछ समय के लिए संघ की सदस्यता से हटा सकती है, किंतु यह कोई चार्टर के आदेशों और सिद्धांतों की लगातार अवहेलना करता है तो सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासभा उसे सदा के लिए निकाल सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अवसर उपस्थित नहीं हुआ जो राष्ट्र सदस्य शुल्क 2 वर्ष लगातार अदा नहीं करता उसे महासभा में मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु आर्थिक कठिनाई अथवा किसी अन्य विशेषता के कारण यदि वह शुल्क बाकी रह गया हो तो महासभा को अधिकार है कि इस संबंध में संतोष होने पर कि जानबूझकर देरी नहीं की गई है उसे मत देने के अधिकार से वंचित नहीं करते या फिर अधिक वोट देने के लिए मान जाते हैं। आगे आता है महासभा का ऐच्छिक कार्य। चार्टर के अनुसार महासभा के 2 प्रकार के कार्य हैं। इनमें एक ऐच्छिक कार्य और दूसरा अनिवार्य है, यानी एक तो ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा से और एक अनिवार्य यानी करना ही पड़ेगा। पहले प्रकार अर्थात ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना और सुरक्षा तथा निरस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों के सहयोग स्थापन की चेष्टा है। ये सब कार्य ऐच्छिक श्रेणी के में इसलिए रखे गए हैं कि चार्टर के मतव्य के अनुसार ये सब सुरक्षा परिषद में पेश हो। इन सब विषयों के संबंध में महासभा तभी अपना मत निश्चित कर सकती है जब सुरक्षा परिषद उससे परामर्श के लिए अनुरोध करे। बात करते हैं महासभा के अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं जो कि करने ही पड़ते हैं। महासभा के अनिवार्य कार्य निम्नलिखित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ आय व्यापक पास करना, संयुक्त सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं व संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना, न्याय परिषद पर निरीक्षण करना या फिर निरीक्षण रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन व जांच पड़ताल करना तथा तद विषयक सिफारिश करना, और 5वां आता है प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा, धर्म के मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता देना। ऐसा प्रसंग हंगरी के पादरियों के संबंध में तथा दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों एवं अफ्रीकियों को मनुष्यता के साधारण अधिकार से वंचित रखने के संबंध में उठा और महासभा ने घरेलू मामलों की दुहाई देने पर भी अपना निर्णय दिया। इस प्रकार चार्टर द्वारा महासभा को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मामला या फिर मसला उसके सामने पेश हो सकता है। केवल राष्ट्रों के पूर्णतया घरेलू मामले उसके क्षेत्र से बाहर हैं। यदि संसार के किसी भी देश में ऐसा सरकार कायम हो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हो तो उसके पड़ोसी राष्ट्र अथवा कोई अन्य राष्ट्र संसार में शांति कायम रखने की दृष्टि से महासभा में तत्संबंधी प्रश्न उठा सकते हैं और उसके संबंध में आलोचना भी की जा सकती है। इस प्रकार की
समालोचनाओं का एकमात्र उद्देश्य विश्व शांति में उस राष्ट्र के बाधक होने की समस्या पर विचार करना है। यानी कि अगर कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को आक्रमण करता है तो दूसरा राष्ट्र यूएनओ में ये प्रश्न उठा सकता है। अब देखते हैं महासभा की समितियां। महासभा अपना कार्य संचालन 6 मुख्य समितियों द्वारा करती है, जो इस प्रकार से हैं: राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्त समिति तथा सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, न्याय समिति, प्रशासनिक एवं बजट समिति तथा कानूनी समिति। अब हम सबसे पहले देखेंगे महासभा के अधिवेशन के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। महासभा के अधिवेशन। महासभा के नियमित बैठक हर वर्ष सितंबर में दूसरे मंगलवार से लेकर क्रिसमस दिवस तक होती है। इसके विषय अधिवेशन भी होते हैं, जैसे 1974 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी मुद्दों पर दो विशेष अधिवेशन हुए, या 1978 में, 1982 और 1988 में निरस्त्रीकरण के बारे में 3 विशेष अधिवेशन हुए थे। पीएलओ के अध्यक्ष यासिर आरफत के फिलिस्तीन संबंधी शांति प्रस्तावों को सुनने के लिए महासभा का एक विशेष अधिवेशन 19 दिसंबर 1988 को जिनेवा में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और उसके चार्टर के लागू होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर से चले रहे कार्यकलापों का समापन 22 से 24 अक्टूबर 1995 तक महासभा के विशेष स्मारक बैठक के साथ हुआ। विशेष स्मारक बैठक के लगभग 142 सांसदाध्यक्षों ने भाषण दिया। 6 से 8 सितंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी समारोह में 4 को छोड़कर सभी सदस्य राष्ट्रों ने भागीदारी की तथा इनमें से 147 सदस्यों का प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्राध्यक्षों ने स्वयं किया। महासभा की बैठक साधारणतः न्यूयॉर्क में होती है। इसका पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ था। साधारण वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त यदि महासभा के सदस्य बहुमत से अधिवेशन की मांग करें या सुरक्षा परिषद चाहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 15 दिन के अंदर महासभा की बैठक बुला सकते हैं। विशेष अवस्था में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ऐसा अवसर स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद मिस्र पर फ्रांस और ब्रिटेन के आक्रमण के बाद उपस्थित हुआ था या फिर हुआ। एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव। विश्व की स्थापना के क्षेत्र में महासभा के वैसे ये इसके क्वेश्चन का आंसर में इसकी आवश्यकता है नहीं, आप चाहें तो इसके पढ़ सकते हैं। आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव थोड़ा बहुत लिख के आ सकते हैं इसमें, आप आंसर में इसके टॉपिक को थोड़ा बोलकर 5-10 लाइन का लिख के आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी का थोड़ा वो आंसर और नीचे है उसका भी ले लीजिए। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। आई होप आपने ले लिया होगा। एक छोटा सा टॉपिक ये हो रहा था, छोटी असेंबली, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिया होगा। और एक है महासभा के प्रतिष्ठा के वृद्धि के कारण, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खास नहीं है, फिर भी एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आई होप ले लिया होगा। हाँ, ये तो आता है महासभा की भूमिका मूल्यांकन। इसको आप पेपर में जरूर लिख के आइएगा अगर महासभा के बारे में अगर कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो। महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है। स्लिचर के अनुसार महासभा की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुडरिच के अनुसार महासभा एक सार्वजनिक सभास्थली ही नहीं बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने योग्य भी प्रमाणित कर दिया है। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है या फिर योग दिया है। स्टॉर्च के अनुसार यह बात उल्लेखनीय है कि महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के समाधान में प्रमुख रूप से भाग लिया है। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाए गए कुछ प्रमुख प्रश्नों पर विचार करके पैलेस्टाइन, यूनान, स्पेन और कोरिया के संबंध में कार्रवाई की है। संक्षेप में महासभा के महत्व, प्रभाव और शांति के विस्तार हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सुरक्षा परिषद संगठन में भूमिका। तो वो आता है सुरक्षा परिषद का, लेकिन वो हम इस वीडियो में या फिर इस पार्ट में नहीं देखेंगे, हम इसके सेकंड पार्ट में इसको देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। लेकिन हाँ, आप मोस्ट क्वेश्चनों को अभी लगा लीजिए। मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, उन्हें आप एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए।
पहला क्वेश्चन मोस्ट हमारा जो बन सकता है वह संयुक्त राष्ट्र संघ से 2 क्वेश्चन मोस्ट बन सकते हैं 2022 के पेपर के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्यों का वर्णन कीजिए और सुरक्षा परिषद के साथ उनके संबंधों का निरूपण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अपने सुझाव दीजिए। थर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व युद्ध के डिटेल के बारे में। तो तृतीय विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं? तृतीय विश्व युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका का परीक्षण दीजिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है भारत की विदेश नीति से। तो वो बन सकता है भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की विवेचना करते हुए वर्तमान दशक में विदेशी नीति के नए आयामों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है हमारा वर्तमान संदर्भ में भारत चीन संबंधों की विवेचना कीजिए। और इससे नेक्स्ट जो बन सकता है वो बन सकता है हमारा ये वाला बनेगा अमेरिका विदेशी नीति के प्रमुख सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए, इसकी उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। या फिर ये भी बन सकता है अमेरिका विदेशी नीतियों की वर्तमान प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। दोनों एक ही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है चीन के विदेशी नीति के निर्धारक तत्वों तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, सारे याद रखिएगा 2022 के लिए। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर एक टिप्पणी एवं निबंध लिखिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शार्क के गठन कार्यों तथा भूमिका की विवेचना कीजिए। शार्क के गठन एवं कार्य की हमें विवेचना करनी है। और अंतिम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आसियान के संगठन कार्य एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी ने नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और इन सभी के आंसर की वीडियो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा। साथ ही में सुरक्षा परिषद के पार्ट का भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारी सी कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।